पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। लेकिन पाकिस्तान के हालात जिस तरह से नाजरीन जा रहे हैं, इंटरनेशनली भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। ये पाकिस्तान आज पहली दफ़ा अपने 73 साल तारीख में देख रहा है और सऊदी अरब के साथ जो हमारे बरादराना ताल्लुकात थे, हमेशा पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक प्रायोरिटी मिलती थी सऊदी अरेबिया में। और जब भी होता था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, सऊदी क्राउन प्रिंस से या सऊदी किंग से मिलना होता था, आर्मी चीफ ने एक कॉल होती थी और सऊदी किंग अपनी तमाम बादशाह सारी मसरूफियात छोड़ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करते थे। इतने अहम रिलेशनशिप है और हमारा बायलैटरल एक डिफेंस का मुआहदा भी है। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात का भी उन्होंने दौरा करना है। जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी दीगर गल्फ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, उनके स्टेट मिनिस्टर दौरे कर रहे हैं। ओमान में $7.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। 41,04,100 कंपनीज भारतीय ओमान में काम कर रही हैं। तो जो जीसीसी के ममालिक हैं उस हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी किधर है, कहाँ है? और जब अरबाब इख्तियार से नाज़रीन ये सवाल किया जाए तो जहाँ बहुत सारी अच्छी टर्मिनोलॉजीज इन्वेंट करते हैं, वहाँ एक बड़ा सादा सा जवाब हर तरफ से आता है, और जी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अगर इतनी बड़े आप साइंसदान हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जब हो रहा था, जब शुरू हुआ था, जब मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान आए थे, सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे और जब उन्होंने $20 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी, ये तो अभी 1.5 साल पहले की बात है ना। उस वक्त स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किसी को नजर नहीं आ रहा था। क्या आप ये कबूल करना चाहेंगे कि ये आपका फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर हो रहा है, जहां मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तानी वर्कर्स उनके वीजे, नए वीजे देना बंद हो गए? और आज ये भी इतलात आ रही थी कि जो टूरिस्ट वीजा कुछ दिए जा रहे थे शायद वो भी बंद हो गए। दफ्तर खारजा को इस पे भी क्लैरिफाई करना चाहिए। इस पे भी प्रोग्राम में नाज़रीन थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। और जब बात गवर्नेंस की आती है तो खैबर पख्तूनख्वा, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 दफा मैंडेट दिया हुकूमत को और जिसकी मिसालें दी जाती हैं, बिल्कुल बहुत से अच्छे काम भी हुए। नासिर खान दुरानी साहब की जेर कमांड जो केपी के पुलिस थी उसकी मिसालें दी जाती, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन खैबर टीचिंग हस्पताल में 6 लोग जान की बाजी हार गए। किस वजह से? सांस भी नहीं ले सके क्योंकि ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। और जब आज रिपोर्ट पब्लिक की केपी के हुकूमत ने, तो इसमें एक वजह जो उन्होंने आइडेंटिफाई की वो था सिस्टम फेलियर, यानी निज़ाम का फेल होना। ये निज़ाम किस किस लेवल पे फेल हुआ? क्या ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लेवल पे भी फेल हुआ, जहां वजीर आजम के फर्स्ट कज़न नौशेरवान बरकी साहब ये सारे मामला देखते हैं? और क्या जो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जी ये गफलत हुई इस तरह से, इस हवाले से जो एक्शंस हैं वो सिर्फ इस रिपोर्ट तक महदूद रहेंगे, या कि कोई SOPs बना के पाकिस्तान के तमाम हस्पताल, चाहे वो सरकारी हस्पताल हों चाहे गैर सरकारी हस्पताल हों, उनमें ये SOPs दी जाए कि कम से कम इस नेग्लिजेंस से, जो कि अवॉइडेबल एक चीज़ थी, लोगों की जान ना जाए? और क्या इस पे जो लोगों की जान गई, इन पे कत्ल के मुकदमे नहीं होने चाहिए कि इन लोगों की गफलत की वजह से ये लोग जान की बाजी अपनी हार गए? साथ ही साथ नाज़रीन, कल इस्लामाबाद के में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस भी है और वो केस है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की रिव्यू पिटीशन। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नई हिदायत भी दी हैं कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी जो रूटीन में कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो तो कवर कर सकेंगे, लेकिन नए लोग, उनको शायद पासेस की ज़रूरत होगी अगर लोग जाना चाहें, और ये कोरोना की वजह से नए SOPs हैं। इस रिव्यू पिटीशन में जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहुत सारे कानूनी सवालात उठा दिए, क्वेश्चंस ऑफ लॉ बहुत सारे उठाए हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट का जज आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का तलबगार है। और जब आप इस रिव्यू पिटीशन को पढ़ते हैं तो मैं कुछ और नहीं कहता कि एक आम आदमी की तरह आप सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान के आज ये हालात आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज सुप्रीम कोर्ट से खुद इंसाफ मांग रहा है, और जितने रिव्यू पिटीशन में क्वेश्चंस ऑफ लॉ उठाए हैं वो पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में काफ़ी अरसे तक इन सवालात के जो भी जवाबात आते हैं या नहीं आते, जवाबात आते हैं तो फिर भी, नहीं भी आते तो फिर भी, पाकिस्तान की अदालती तारीख में
ये रेजोनेट करेंगे और काफ़ी लंबे अरसे तक, जिस तरह जस्टिस मुनीर के फैसले और दीगर इस तरह के फैसले आज तक उनकी गूंज सुनाई देती है। और इस हवाले से अब क्या फैसले आते हैं और इन सवालात के जवाब क्या आते हैं, बतौर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म और लॉ के स्टूडेंट्स होने के पढ़ने के हवाले से यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सवालात जो एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने क्वेश्चंस ऑफ लॉ उठाए हैं, उनके ब्रदर जजेस इन क्वेश्चंस ऑफ लॉ के क्या जवाबात देते हैं या नहीं देते रिव्यू पिटीशन के हवाले से। और साथ एक और इस्तदा भी की गई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसकी लाइव ट्रांसमिशन की जाए और ब्रॉडकास्ट किया जाए टीवी चैनल्स पे। और इस हवाले से मैं मजीद तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हुदैबिया पेपर मिल केस में ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से हमारा एक ही एतराज़ रहा कि जब आपकी बारी आई तो उस वक्त आपने कदगन लगा दी थी कि इस केस की रिपोर्टिंग भी ना हो। लेकिन बहरहाल इसीलिए कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ह्यूमन राइट्स के हवाले से और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से हैट्स ऑफ टू हिम, जितने लैंडमार्क जजमेंट्स उन्होंने दिए और एक कंसिस्टेंट आपको लाइन नजर आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रेस की सपोर्ट में। तो शायद बाकी भी अगर इसी तरह की कंसिस्टेंट लाइन होती तो आज कम से कम मैं ये सवाल ना उठाता कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब ये वाली डिमांड कर रहे हैं कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो, तो इन्हीं जस्टिस काजी फायज ईसा ने हम लोगों पे ये पाबंदी लगाई थी कि हुदैबिया पेपर मिल केस की जब समाज चल रही है तो उस हवाले से हम प्रोग्राम ना करें। एक और नाज़रीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, वो भारत में हो रही है और भारत में जो किसान हैं वहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ। इसमें फार्मर्स का प्रोटेस्ट तो एक जगह, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो हमारे सिख भाई हैं। और सिख भाई जब हमारे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं कि बीच में मुसलमान अगर जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पे एक हिफाजती हिसार भी बनाए हुए है। आज भारत में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हों, खसूसन मुसलमान और सिख, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी का निशाना बन रहे हैं। और जो भी फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ वो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, सिखों को बतौर एक कम्युनिटी जिनकी मेजॉरिटी पंजाब में, जो मेजॉरिटी किसान में जानबूझ के हिंदुत्व आइडियोलॉजी की सुप्रीमेसी के हवाले से निशाना बनाया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। खसूसी तौर पे लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं। कल PDM का जलसा है, उसमें नून लीग की नुमाइंदगी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपसे कुछ ही देर पहले आप इस्लामाबाद पहुंचे। कल आर या पार किस तरह का फैसला करने जा रहे हैं आप? आर या पार के फैसले नहीं है। कल सरबराही इजलास है PDM का और उसमें डिस्कशन होगा कि जो 13 दिसंबर के बाद का लाएमल उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो उसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एहतजाज का ऑप्शन भी है, लॉन्ग मार्च का भी है, इस्तीफों का भी है। ये कल डिस्कशन होगी। तो जलसे तो हो गए, 13 को जलसे भी खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं कह उसमें एहतजाज, मजीद एहतजाज भी शामिल हो सकता है। मुख्तलिफ तरीके हैं एहतजाज के, रैलीज हो सकती हैं। कौन से तरीके हैं? इतने बड़े बड़े जलसे आपने कर लिए। नहीं, आप लॉकडाउन भी कर सकते हैं, आप शटर डाउन की कॉल भी दे सकते हैं, पहिया जाम की बात भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्चेस की बात कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। और इस्तीफे, जो हतमी फैसला होता है इस्तीफे, आपकी वाइस प्रेसिडेंट तो कह रही हैं कि इस्तीफे दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कल फैसला होगा इस हवाले? इस्तीफे पहले दिन से एक ऑप्शन है। पहले दिन आपको याद होगा जो APC हुई थी उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जो इस्तीफे के ऑप्शन को एग्जामिन करेगी, कब इस्तेमाल किया जाए और कैसे किया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है ये तो वो ऑप्शन है जो कि शायद वो किसी भी सूरत में इस्तेमाल करने से पहले 10 दफा सोचें, बल्कि इसको न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर्सन बिलावल भुट्टो, और ये गालिबन जो PDM का सरबराही इजलास था उसके बाद उनका ये इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये बात किया। ये देखते हैं। रेजिग्नेशंस की बात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कैसे 1985 का जो पीपल्स पार्टी का फैसला था हमारे ज़हन में एक ड्रिलिंग की थी कि आपने कभी सियासी पिच नहीं छोड़ना है, कभी पार्लियामेंट्री फोरम नहीं छोड़ना है। और आज भी मेरे लिए, मेरे पार्टी की CC के लिए ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए हमेशा एक उनकी मौक़िफ़ सामने है, वो भी पार्लियामानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब इसको एक्सट्रीम मैयर कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ कहती हैं कि तमाम एमएनए और पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स अपने इस्तीफे तैयार रखें। और कल ही सोशल मीडिया कन्वेंशन नून लीग का, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड एमएनएस को, एमपीएस को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है पीपल्स पार्टी और नून लीग के इन बयानात में? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बिलावल साहब तो हर जमात की अपनी राय होती है, वो मीटिंग में राय का इजहार किया जाता है, फिर एक कंसेंसस होता है एक बात पर। ये जो बिलावल साहब ने कहा, ये उस वक्त उनकी राय थी, उसका इजहार उन्होंने किया है। अब कल मीटिंग होगी, उसमें हर जमात अपनी राय का इजहार करेगी, फिर एक फैसला होगा, उस फैसले के सारे पाबंद होंगे। यही तरीका होता है। फैसला वही होगा जिस पे तमाम जमातें जो पीडीएम की मेंबर हैं वो मानेंगी। फैसले कंसेंसस से होते हैं, तमाम जमातें मानेंगी। और ये जो बिलावल साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक न्यूक्लियर ऑप्शन होता है, यानी आप निजाम से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। यहां तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी, असल बात यह है। अब बात वहां तक पहुंच गई है। जो मरियम साहिबा कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि, और मैं नहीं समझता हूं कोई भी एमएनए एमपी ऐसा होगा जो पार्टी फैसला कर ले, पीडीएम फैसला कर ले तो इस्तीफा नहीं देगा। वो शख्स अपनी सियासत को खत्म कर रहा होगा। इस्तीफों से हासिल क्या होगा? आप हुकूमत तो कहती है आप इस्तीफे दें, हम कबूल करेंगे और इलेक्शन जी बिल्कुल करवा लें। कभी भी सियासत में एक तरफा निजाम नहीं चल सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस या हुकूमत एक जरूरत होती है पार्लिमानी निजाम में, अपोजिशन भी एक जरूरत होती है। अपोजिशन अगर इस्तीफे देती, और अनलाइक पीएमएलएन अयाज सादिक साहब ने तो कबूल नहीं किए थे, फौरन ये कबूल कर लेते हैं इस्तीफे और उसके बाद बाई इलेक्शन भी करवा देते हैं, तो मार्च जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उससे पहले पहले दोबारा हाउस तो बन जाएगा, पार्टी तो आ सकती हैं, या इलेक्शन ही नहीं होने देंगे? कोई फर्क नहीं, वो निजाम चल नहीं सकता। मैंने कहा ना, एक तरफा निजाम पार्लिमानी सियासत में नहीं चल सकता। वो रुकेगा कैसे निजाम? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बहुत वो कॉन्फिडेंट, आपको नजर आएगा कि निजाम कैसे रुकता है। उसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसमें अपोजिशन एक जरूरी इकाई होती है। जब वो इकाई नहीं होगी तो निजाम खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत से ममालिक में चल भी रहे, और नहीं, ऐसी कोई मुल्क नहीं है। जनरल सीसी बड़ी इफेक्टिवली चला रहे हैं इस तरह का निजाम, 97% वोट यहाँ लेके आए भी थे। वही निजाम है, जनरल सीसी वाला ही है। नहीं, वहां तो इलेक्शन में 97% वोट मिले थे उनको, तो आप अगर बॉयकॉट करेंगे तो 97% मेजॉरिटी इन द सेनेट, मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली, मेजॉरिटी इन पंजाब, और अगर पीपल्स पार्टी जो कि वो कहते हैं कि शायद ना करें, सिंध में ही मेजॉरिटी निकाल लेंगे। हमारी भी एक ख्वाहिश है 97% वाला निजाम आ जाए मुल्क में। ये निजाम नहीं चलते। 97% वो जैसे जनरल जिया ने या जनरल जी, मुशर्रफ वो ने जो रेफरेंडम होते रहे हैं, वो उस किस्म की चीजें हम भी चाहते हैं मुल्क में, ये नहीं चलती। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, ये आप तारीख को देख ले, जहां भी इस किस्म की कोशिश की गई है वो बिल आखिर खत्म हो जाता है। अब ये रुकेगा कहां पे जाके? रुकेगा, देखिए बात एक दिन टेबल पे आएगी, एक दिन टेबल पे आएगी, और वहां पर एक नुकाती, हमारी बात पे सिर्फ एक नुकता है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। रेजिग्नेशन इज नॉट योर डिमांड? रेजिग्नेशन तो देखिए बात उसी वक्त होगी जब ये खराबियां खत्म होकर अवाम को एक नई राय का मौका दिया जाएगा। उससे पहले बैठकर बात करनी होगी कि आइंदा मुल्क कैसे चलेगा। नए इलेक्शन है या ग्रैंड नेशनल डायलॉग है? जी, डायलॉग इलेक्शन दोनों इकट्ठे जाते हैं ना। डायलॉग इलेक्शन के बगैर हो सकता है, ना इलेक्शन डायलॉग के बगैर हो सकता है। इस हुकूमत से आप डायलॉग करने के मूड में नहीं है? हुकूमत से डायलॉग का मकसद नहीं है। फिर हुकूमत किससे तो डायलॉग? उस खराबी का नतीजा है जो 2018 में हुई, और जो एक तसलसल है इन खराबियों का। डायलॉग मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा है, जो इदारे, जो इन्फ्लुएंसेस हैं पॉलिटिक्स पर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऐसी कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेते, और आप ही के कैबिनेट कुलीग, आप ही की
हुकूमत में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने नाज़रीन जो नैब कवानीन वाले से उसमें जो अमेंडमेंट्स थी वो कुछ बताया, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस कमेटी के मेंबर थे नून लीग की तरफ से। जब नैब कवानीन में तरमीम की बात आ रही थी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने इस हवाले से वसीम बदामी के प्रोग्राम में क्या कहा, ये देखते हैं। फौज ने आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 बिल को एक साथ करो। तो वहाँ नैब क्यों ले आए? वहाँ तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ जी, फौज फंसी हुई थी नैब में। फौज चाह रही थी कि नैब लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। तो मुल्क का, देखिए मैं आपको बताऊं, वो कहें नहीं, मुल्क का मफाद वो चाहते थे, ये नहीं चाहते थे। अब क्या है? नहीं, ये तो इंतहाई सेम पेज पर है ना। कोई ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, लोगों को ये फील हुआ कि ये काम नहीं हो रहा है आगे, तो ये बिल्स जो है ये अमेंड करवा लें। इसलिए इन्होंने आके बिठाया कि यार आप बैठ के, तो वो आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गए, इनको नहीं कर पाया कन्विंस। नहीं, ये तो इन्होंने अपोज किया ना उसको। इनकी पूरी काबीना कन्विंस थी, मां सिवाय इमरान खान के। ये लोग तो सब आके बोल चुके थे कि हम समझते हैं कि हो जाना चाहिए, सिर्फ इमरान खान मना कर रहा है। किससे बोला था? ये वुज़रा ने बोला था। मसलन मैं नाम नहीं लूंगा, लॉ मिनिस्टर या जिसके भी जो भी बैठे हुए। तो सब कन्विंस हो गए। पाकिस्तान में एक आदमी कन्विंस नहीं, उसका नाम इमरान खान था। एस्टैब्लिशमेंट सबको कन्विंस कर लिया, उनको नहीं कर पाया। एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे नहीं बोल रहा है। तमाम काबीना कन्विंस सिवाय इमरान खान साहब के, और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब सही कह रहे थे। देखिए, मेरे वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, मैं इनको बड़ा समझाता रहता था कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सारा सच नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं, आप कंफर्म कर रहे हैं उनकी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ सारा सच बोला मैं आपको सारी बात जो मैं बता सकता हूँ, कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। फैटफ की बिल आए, फैटफ की बिल हुकूमत से नेगोशिएट नहीं हो रहे। ये आपको जो मैं बताता हूं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं पॉलिटिक्स पर हमारे मुल्क में, ये हालत यहां तक पहुंच गई है कि हुकूमत फैटफ के बिल पे बात करने से कासिर थी। किससे नेगोशिएट हुए? नेगोशिएट इंटेलिजेंस के इदारे नेगोशिएट करते थे। कौन से इंटेलिजेंस? आईबी से? जो भी, उसको छोड़े, मैं उसमें जाना जरूरी नहीं है। कितने इंटेलिजेंस के इदारे? जब बात यहां तक पहुंच जाती है कि स्पीकर भी एतमाद खो बैठे, एक मुल्क की जरूरत है कि फैटफ के बिल्स हैं, उस पर हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत बिल लाती है, बिल को कमेटी में जाना चाहिए, वो कमेटी में नहीं जाता, एक इलीगल कमेटी बनाई जाती है, स्पीकर बनाता है दोनों हाउसेस की, उसमें उसको हर बिल इतना गलत था कि आप उसका अंदाजा, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया है, आप जो बिल हुकूमत लाई थी और जो पास हुए 9 या 11 बिल हैं, एक दो रिजेक्ट हो गया था, आप उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नेगोशिएशन, इंटेलिजेंस एजेंसियां उनका हिस्सा थी उन नेगोशिएशंस का। हमें तो जितने फुटेज रिलीज हुआ उसमें कहीं भी नजर नहीं आए। वो ये कहां पे बैठे थे? फुटेज की जरूरत नहीं होती। मैंने यही कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं बड़ा समझाता रहता हूं कि सच बोला करे, लेकिन कुछ तो बहरहाल ये मामले अपनी जगह पर हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आज जो मामले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए थे, वो पार्लियामान से बाहर चले गए। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दौरा किया, बहरीन का दौरा उन्होंने किया, आइंदा कतर, ओमान और कुवैत का दौरा उनके स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स कर रहे हैं। हमारे वीज़े बंद हो गए, टूरिस्ट वीज़ा भी, वर्क वीज़ा नए नहीं इशू हो रहे यूएई के। हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर खड़ी है? देखिए, बात यह है कि हम दूसरे ममालिक की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ को देखना चाहिए कि क्या हमारे ताल्लुकात इन बुरादर मुल्कों से, जो कि हमेशा से बड़े कुर्बत के ताल्लुकात रहे हैं, क्या उनमें इजाफा हुआ या कमी आई है। असल बात यह है कि क्या सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। वो इंडिया से ताल्लुकात रखें ना रखें, ये उनका फैसला होता है, वो कोई मुल्क दूसरे को डिक्टेट नहीं कर सकता। हम किधर खड़े? लेकिन असल बात यह है कि हमें अपने घर को देखना है कि क्या हमारे ताल्लुकात इन ममालिक से बेहतर हुए या नहीं हुए। बज़ाहिर जो नजर आता है, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की सऊदी अरब के बारे में, उसके बाद जो बज़ाहिर हमें अंदर की बातों को पता नहीं है, बज़ाहिर उन ताल्लुकात में कशीदगी नजर आती है। ये एक तशवीशनाक बात है और हमें इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे करीब तरीन जो ताल्लुकात हमेशा रहे हैं, सऊदी अरब से रहे हैं, यूएई से रहे हैं और ओमान से रहे हैं। और हालात ये आ गए नाज़रीन कि अब इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया जहां पे हमारे डिफेंस
कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, प्रोटेक्शन ऑफ द हॉली प्लेसेस, हमारे मुआहदे उनके साथ हुए हैं। जनरल राहील शरीफ कोलिशन फोर्सेस को वहाँ पे, इस्लामिक कोलिशन फोर्सेस को हेड कर रहे, और अब भारतीय आर्मी चीफ वहाँ पे दौरा कर रहे हैं। तो हम इस हवाले से कर क्या रहे हैं, इंतहाई अहम फॉरेन पॉलिसी का ये सवाल है जिसको कि हमें देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर ये कहा जाए कि जी एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आ रहा है, यकीनन स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आ रहा है, लेकिन क्या हमने स्ट्रैटेजिक शिफ्ट में अपनी जगह कहीं पे बनाई है? और जैसे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब कहे थे, हमें अपने इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या इनिशिएटिव इस हवाले से लिए, वो चीज़ें अभी तक हमें सामने नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक लफ्ज़ हमें मिलता है सुनने को, जी स्ट्रैटेजिक।